जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और शानदार तरीके से हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। आज का जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है आप लोगों की तरफ से, जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज आप लोग इसे चैप्टर या फिर टॉपिक के तौर पर मत पढ़िएगा, मैं एज ए स्टोरी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान दीजिएगा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जिसे आप लोग RO बोलते हैं, या फिर UPPCS, ये सारे एग्जाम्स लग चुके हैं, ठीक है ना। 2 से 3 महीने बाद ये एग्जाम होने वाले हैं। इस पूरी की पूरी क्लास को आप लोग एंजॉय करिएगा रिवीजन के तौर पर। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मेरे पुराने वीडियोस पढ़े, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आज मैं आप लोगों के माइंड से इंडियन नेशनल मूवमेंट का डर पूरी तरह से निकालने वाला हूं। जो लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है, उनको मैं गलत प्रूफ करने वाला हूं। बस आप लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरे पूरे के पूरे कंटेंट का आप लोगों को PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लिंक पर क्लिक करें, सीधे आप लोग ग्रुप में जाइए, उसे ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए फ्री ऑफ कॉस्ट PDF। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं कि मैंने जियोग्राफी की मैराथन भी शुरू कर दी गई है रिवीजन के तौर पे, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप लोग जियोग्राफी भी अपना रिवाइज कर सकते हैं। पहली क्लास मैंने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की दी है, जो भारतीय नदी अपवाह तंत्र की है। भारत की सारी नदियां इंडियन मैप पर मैंने लोकेट की है, आप लोग जाकर शानदार तरीके से रिवाइज करिए। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब तक मैंने यहां पर लिखा है 1885 से 1947 तक। बोर्ड पर जितनी चीजें लिखी हैं ये आप लोगों के लिए इनफ नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा मैं आप लोगों को बोलकर बताने वाला, क्योंकि हिस्ट्री एक्सप्लेन करने का सब्जेक्ट है, ठीक है। आपके माइंड में यह चीज आती होंगी कि सर क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से ही होती है? इसके पहले लोगों में जागरूकता नहीं थी? क्या लोग ये नहीं समझ पाए थे कि भारतवर्ष में ये जो ब्रिटिशर शासन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमें गुलाम बना रहे हैं और हम इनके गुलाम बनते जा रहे हैं? बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आना जायज है और मैं इसे आप लोगों को शानदार तरीके से बताने वाला हूं। देखिए, 1885 में एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाती है जो संगठित रूप से, संयुक्त रूप से ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना अभियान चलाता है। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग अलग ब्रिटिशर्स से लड़ने का प्रयास करते हैं, अपनी पर्सनल मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ब्रिटिशर्स को यहां से उखाड़ फेंकने में वो सफल नहीं होते हैं। तो इसका अगर हम लोग बात करेंगे पूरी तरह से, कंक्लूजन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हम 1885 से इसलिए मानते हैं कि 1885 में एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाता है, ऐसी पार्टी बनाई जाती है जो संयुक्त रूप से पूरे भारतवर्ष के बारे में बात करती है, राष्ट्रवाद के बारे में बात करती है, लोगों के बारे में बात करती है, ब्रिटिशर्स को यहां से उखाड़ फेंकने की बात करती है। लोग संयुक्त रूप से जुड़ते हैं और अंततः हम लोग 1947 में इसमें सफल भी हो जाते हैं, ठीक। अब सर इसकी स्थापना कैसे हुई? उस समय की परिस्थिति ऐसी रही होगी कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तो अचानक से 4 लोग इकट्ठे होकर तो एक पार्टी नहीं बना लेंगे, आइए हम लोग एक पार्टी बनाते हैं जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है ना, और आप एक सफल व्यक्ति हैं, माइंडेड इंसान है, तो उस षड्यंत्र का उपयोग आप अपने पक्ष में भी कर सकते हैं। उसका जीता जाता उदाहरण क्या है? ये उदाहरण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। होता क्या है, जिस समय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की जाती है, उस समय भारत का जो वायसराय था वो डफरिन था। ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी को मैं जोड़ रहा हूं पीछे से, ठीक। 1885 में भारत का जो वायसराय था वो डफरिन था, लॉर्ड डफरिन उसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें लॉर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत सारा शोषण किया है, ठीक है। लॉर्ड डफरिन क्या करता है, उस समय जैसे आज आप UPSC की प्रिपरेशन करें, IAS बनना चाहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं, उस समय इस सर्विस का नाम क्या हुआ करता था? इंडियन सिविल सर्विस, ICS, ठीक। तो उसका एक क्या था, रिटायर्ड अधिकारी था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। नाम याद रखिएगा। वायसराय कौन था कांग्रेस की स्थापना के समय? डफरिन। और इसके संस्थापक का नाम क्या है? तो A.O. ह्यूम था। अब आपको आश्चर्य लगेगा, सरप्राइज होंगे जो नए लोग हैं कि सर कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिशर्स ने की? जी हाँ, एक रिटायर्ड अधिकारी ने इसकी स्थापना की थी। तो मैंने आपको बोला ना कि षड्यंत्र, जोड़िएगा उससे। तो सर ये हमारे पक्ष में कैसे आ गई? देखिए होता क्या है, 1857 की क्रांति आप लोगों ने पढ़ रखी है। 1857 में लोग एकजुट होते हैं
कुछ लोग, उत्तर भारत के लोग, यदि मैं बात करूं पूरी तरह से, और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अभियान छेड़ देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, ब्रिटिशर्स की नींव हिला देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के ही कुछ चंद लोगों ने ब्रिटिशर्स की मदद करके क्या किया, 1857 की क्रांति को पूरी तरह से दबवा दिया। अन्यथा हम 1857 में भी आजाद हो जाते, स्वतंत्र हो जाते। हमारा पूरा का पूरा लक्ष्य क्या है, इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना, ब्रिटिशर्स को यहां से भगाना। डफरिन के माइंड में यह चीज आई कि आज तो लोग और ज्यादा राष्ट्रवाद की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग थे, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, यदि मैं आप लोगों से बात करूं दादा भाई नौरोजी, ये सब लोग क्या थे, राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। तो डफरिन ने क्या किया, उसने एक दिमाग लगाया कि हम एक काम करते हैं, एक ऐसे संगठन का निर्माण कर देते हैं जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय करते रहें। और हम ये कह देंगे, यदि कोई विद्रोह करने की कोशिश करेगा तो हम ये कहेंगे कि आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई है, आप उसके पास जाइए, आप विद्रोह नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहीं से उपज होती है सेफ्टी वाल्व की। सेफ्टी वाल्व की तरह कांग्रेस को यूज करने का प्रयास किया गया कि लोग उग्रवादी रवैया ना अपनाएं, हमें यहां से भगाने की कोशिश ना करें, और उन लोगों को ऐसा महसूस हो कि उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भी हमने क्या किया, एक संगठन बनाया जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस उद्देश्य से उस समय के वायसराय डफरिन ने E.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवा दी। लेकिन होता क्या है कि उस समय के हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो भी अच्छे खासे माइंडेड थे, समझदार लोग थे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम किस तरह से इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यूज अपने पक्ष में कर सकते हैं। यही सारी चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। बैकग्राउंड आप लोग समझ गए होंगे। अभी मैं बोर्ड पे आऊंगा तो इससे कई गुना ज्यादा चीजें आप लोगों को जानने के लिए मिलेंगी। और आप कोई भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो यहां से 5 अंक आपके, 5 मार्क्स आपके करेक्ट होने वाले हैं, आपके होने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की जाती है, तो दिसंबर 1885 में। कौन करता है, E.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है। और जो क्या हुआ करता था, उस समय ICS अधिकारी हुआ था और रिटायर हुआ था, वो करता है। किसके कहने पर, लॉर्ड डफरिन के कहने पर, जो उस समय का वायसराय था। कई बार क्वेश्चन आप छोटे एग्जाम्स में देखते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो डफरिन था। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसका जो प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा कि प्रारंभिक नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। नाम बदलने का सुझाव दिया दादा भाई नौरोजी ने। जैसे ही दादा भाई नौरोजी की बात आती है, इनका नाम आए तो अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, एक इनकी पुस्तक थी, उसका नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा जाता है। स्टोरी के तौर पर लेकर चलिएगा। और उसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हमारे हुआ करते थे, अर्थशास्त्री हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटेन में रह के लोगों को इकट्ठा किया करते थे, ठीक है ना। किसके लिए, भारतीयों के लिए, भारतीयों को एकाग्रचित करने के लिए, संगठित करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, भारतीय राष्ट्रीय संघ कोई वैलिड नाम में नहीं मान सकता, आप इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखिए, एक पार्टी के रूप में लेकर चलिए, संगठन के रूप में लेकर चलिए। हाँ, याद रखिएगा, इनमें से बहुत सारे लोगों का मत राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं था। आज ये जो आप कांग्रेस देख रहे हैं, राहुल गांधी वाली, सोनिया गांधी वाली, ये वही कांग्रेस है जिसने देश को आजाद करवाया। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे इनके विचार बदलने लगे और ये एक पार्टी के रूप में, राजनीतिक पार्टी के रूप में आने लगे। अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे भारतवर्ष का क्या करती थी, प्रतिनिधित्व किया करती थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक। चलिए, तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलवाया। स्थापना के समय जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड को काट दीजिए, कहीं से कहीं तक ये लोग लॉर्ड नहीं है, भगवान नहीं हो सकते। अब देखते हैं कि इस कांग्रेस के द्वारा क्या होता है, बहुत सारे अधिवेशन होते हैं, बहुत सारे सम्मेलन। क्योंकि देखिए, पार्टी बन गई, संगठन बन गया, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बातें करने के लिए इकट्ठा तो होना पड़ेगा ना। तो प्रत्येक वर्ष क्या किए ये लोग, अगले वर्ष करके 1 वर्ष के अंतराल पर सम्मेलन करने लगे। आगे चल के 2-3 वर्षों में सम्मेलन होगा। 60 से ज्यादा सम्मेलन होते हैं 1947 तक में, ठीक है। उनके अध्यक्षों का नाम भी आपसे पूछता है। जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को कहां पर होता है, बंबई में। अब देखिए, मैंने बोला था कि बोर्ड पे लिखी चीजें इनफ नहीं है। 28 दिसंबर 1885 को बंबई, आज जो मुंबई है उसे बंबई के रूप में जाना जाता था, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचेगा कि मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, मैं बंबई बोल रहा हूं। वो बंबई हुआ करता था, बाद में उसका नाम मुंबई पड़ा है, ठीक। देखिए, जो पहला अधिवेशन है ये पूना में होने वाला था, पुणे में होने वाला था।
लेकिन होता क्या है, जब इस अधिवेशन की बात वहां पर की जाती है तो पुणे में प्लेग फैल जाता है, प्लेग नामक बीमारी फैल जाती है। इतना ज्यादा जागरूकता उस समय नहीं थी, डॉक्टर्स वगैरह नहीं थे कि कंट्रोल किया जा सके, तो प्लेग से बचने के लिए इसका अधिवेशन पहला कहां पर हुआ, मुंबई में हुआ, जिसे आज हम मुंबई बोलते हैं, पहले यह बंबई हुआ करता था। तो पहले अधिवेशन को करने की बात कहां पर की गई, तो पुणे में होने वाला था, पुणे में होने वाला था, लेकिन बंबई में किया जाता है प्लेग की वजह से। तो पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, सचिव कौन था, एओ ह्यूम सचिव था, जिसने इसकी स्थापना की थी डफरिन के कहने पर। देखिए, मैं आप लोगों को प्रथम 4 अधिवेशन के बारे में बता दूं, एक ट्रिक मैंने बनाई है, छोटी सी सिंपल है। बकमई कहां पर हुआ, तो बकमई, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, 4, जिसे प्रयागराज बोलते हैं आप, वो इलाहाबाद था। तो प्रथम 4 अधिवेशन याद रखिएगा, उसके अध्यक्ष भी मैं आपको याद करवा रहा हूं। बकमई, ब से बंबई, क से कलकत्ता, म से बकमई, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, 4 जगहों पर प्रथम 4 अधिवेशन हुए। इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योम दादा बदरू जॉर्ज। व्योम का मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा का मतलब दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, जो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और वो अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में, व्योम दादा बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और ये अधिवेशन कहां पर हुआ था, मद्रास में। और उसके बाद होता है जॉर्ज, व्योम दादा बदरू जॉर्ज, जॉर्ज का मतलब है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल एक ब्रिटिश अधिकारी था, ब्रिटिशर्स था, जो इसका अध्यक्षता करता है। कब, जब इसका अधिवेशन, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। टाइम पीरियड 85, 86, 87, 88, ऐसे याद रखिए, 1885, 86, 87, 88, 4 साल हो गया। और 4 अध्यक्ष कौन कौन हुए, व्योम दादा बदरू जॉर्ज, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज यूल। और जगह का नाम क्या है, तो बकमई, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। तो इस तरह से अधिवेशन का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले अधिवेशन पर आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी सचिव थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन के, जो बंबई में हुआ। सचिव थे एओ ह्यूम। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बंबई प्रांत के 38 व्यक्ति थे, 38 सदस्य बंबई प्रांत के थे। और जो व्यक्ति थे वो ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट, वकील और पत्रकार, रिपोर्टर हुआ करते थे उसमें, क्योंकि पत्रिकाएं बहुत छापी जा रही थी लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक, बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे सदस्य थे कांग्रेस के जो कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से वो कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं जो सक्रिय तो रहे हमेशा, लेकिन वो कभी भी अध्यक्ष पद पर नहीं पहुंच पाए, तो बाल गंगाधर तिलक। किसने कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की, तो वो है मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात हमारे बापूजी। बापूजी ने केवल एक बार कांग्रेस की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। कब की थी सर, 1924 में, बेलगाम, कर्नाटक में बेलगाम पड़ता है, वहां पर 1924 में जो इसका अधिवेशन होता है, सिर्फ उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं। और उसी समय स्वराज्य पार्टी का गठन किया जाता है। सब कुछ मैं आपको आगे बताने वाला हूं, क्योंकि कांग्रेस के सभी अधिवेशन एक वीडियो में कराऊंगा मैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वे कौन से सदस्य हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कभी अध्यक्ष नहीं बने, तो वो है बाल गंगाधर तिलक। और वे कौन से सदस्य हैं जो केवल एक बार अध्यक्ष बने, तो वो हैं हमारे बापूजी मोहनदास करमचंद गांधी जी। कब बने थे, 1924 में। कहां का अधिवेशन था, बेलगाम अधिवेशन था कांग्रेस का, पहली बार बने। उसमें क्या सबसे बड़ी बात हुई, तो स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था। क्यों किया गया था, मैंने आपको बैकग्राउंड भी पढ़ाया है कि इन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने। आगे चल के क्या होता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है, पुलिस कर्मियों को जला दिया जाता है, पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी जाती है, गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते हैं। उसके बाद इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, इनकी तबीयत खराब होती है, इन्हें बाहर किया जाता है। जब ये बाहर आकर देखते हैं तो चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे, नेहरू जी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, नेहरू जी और चित्तरंजन दास ने मिलकर कांग्रेस में ही विभाजन की बात कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हम एक पार्टी का गठन करेंगे जिसका नाम स्वराज्य पार्टी होगा, और हम क्या करेंगे कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके अपने देश के लोगों के लिए क्या करेंगे, सही तरीके से रूल और रेगुलेशंस बनवाने की कोशिश करेंगे। आगे का मुद्दा मैं आगे बताऊंगा। तो उसी समय गांधी जी जब जेल से वापस आते हैं तो उन्हें लगता है कि कांग्रेस में फिर से विभाजन होने की बात हो रही है, ये अलग से पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, उनका नाम याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दो लोगों ने मिलकर स्वराज्य पार्टी के गठन की बात की थी जब गांधी जी जेल में हुआ करते थे असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। वापस लिए, उसके बाद वो जेल में बंद हुए। ठीक,
अंग्रेज क्या थे, पूरी तरह से स्वतंत्र थे कि गांधी जी अंदर है, अभी आपस में लड़ेंगे। लेकिन गांधी जी बीमारी की वजह से बाहर आते हैं। जब देखते हैं कि इस तरह की परिस्थिति बनी है तो 1924 में एक अधिवेशन होता है बेलगाम में कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात बापू जी करते हैं। और बापू जी उसी समय स्वराज्य पार्टी के गठन की मांग को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे कांग्रेस की तरफ से ही एक पार्टी बनाइए जिसका नाम क्या है, स्वराज्य पार्टी, आप इसका प्रतिनिधित्व करिए। स्वराज्य पार्टी की क्या क्या उपलब्धियां हैं, कैसे बनी, क्या हुआ, सब आगे बताने वाला हूं, तो समझिएगा। यहां पर एक पॉइंट आया था कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने, तो महात्मा गांधी केवल एक बार बने थे। ठीक, सब कुछ आगे पढ़ेंगे। अब आता है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का पहला उल्लेख लाला जी ने किया, लाला लाजपत राय ने। इनका एक लेख था, पत्र था, जिसका नाम था यंग इंडिया। इसमें इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व कहा। सेफ्टी वाल्व डफरिन के निर्देश पर ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इससे डफरिन के दिमाग की उपज बताया। किसने बताया? लाला लाजपत राय ने। अब ध्यान से समझिएगा, सेफ्टी वाल्व का मतलब क्या? आपने कुकर वगैरह देखा है, कुकर में सीटी लगती है, नीचे आपको एक वाल्व दिखाई देता है कि जब कभी ऐसा हो कि सीटी जाम हो जाए तो सेफ्टी वाल्व निकलता है और वहां से जो प्रेशर बना हुआ है वो बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ब्रिटिशर्स ने सेफ्टी वाल्व की तरह ही इसका यूज किया। ये किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा। और उस समय के बहुत सारी राष्ट्रवादी नेता ने क्या किया? लाला जी को सपोर्ट भी किया कि बिल्कुल यही है। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना, मैंने शुरू में ही बताया, ए.ओ. ह्यूम से डफरिन ने इसकी स्थापना करवाई थी। इसीलिए कि यदि लोग उग्रवादी रवैया अपनाए, हमें भगाने की कोशिश करें, तो कांग्रेस को हम सामने रख देंगे कि ये कांग्रेस भी तो हमारे साथ है जो आपका प्रतिनिधित्व कर रही है, तो आप इनसे भिड़िए। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं सेफ्टी वाल्व की तरफ जो उग्रवादी लोग आएंगे, उनका जो उग्रवादी रवैया होगा, उनका जो गुस्सा होगा, पूरी तरह से कांग्रेस पे फट जाएगा और कांग्रेस विनष्ट हो जाएगी। ठीक, कि हमारे लोग ही इनके साथ मिलकर हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो इसी को सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहा गया। आगे बढ़ते हैं। 1857 जैसे विद्रोह पुनः न पनप सके, इसलिए सेफ्टी वाल्व का प्रयोग किया गया कांग्रेस के रूप में। ब्रिटिश साम्राज्य का हित पहले स्थान पर रखा गया। देखिए, नाम इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का हित पहले रखा गया, दूसरे हित पर भारतीयों का रखा गया। ठीक, लेकिन उस समय के जो हमारे लोग थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने क्या किया कि ए.ओ. ह्यूम जो व्यक्ति था, ब्रिटिशर्स था, आपको मैंने बताया अधिकारी था, इसका प्रयोग उन्होंने क्या किया? तड़ित चालक के रूप में किया। डफरिन ने सोचा कि हम कांग्रेस की स्थापना करके भारतीयों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, कि उग्रवादी जो लोग होंगे उनको हम कंट्रोल कर लेंगे कांग्रेस को आगे करके। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आपके लिए जो गड्ढा खोद रहा है, यदि आप समझदार हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा माइंड गेम खेलेंगे कि वो व्यक्ति स्वयं उस गड्ढे में गिर जाएगा। यही काम डफरिन के साथ हुआ। ए.ओ. ह्यूम जो एक ब्रिटिशर्स अधिकारी था, इसका प्रयोग हमने क्या किया? हमारे राजनेताओं ने क्या किया? तड़ित चालक के रूप में कर लिया। तड़ित चालक का मतलब क्या है सर? आप लोगों ने देखा होगा कई जगहों पर छतों पर एक इसी तरह से डंडा लगाया जाता है। ठीक है ना? मतलब कि जो बिजली वगैरह कड़कती है ना, तो उसको कंट्रोल करता है कि घर पे बिजली ना गिरे। समझिएगा, इसका पर्पस समझिएगा। यदि हम ब्रिटिशर से अपनी हेल्प करवाना चाहते हैं, उनसे मदद लेना चाहते हैं, तो जब तक हमारे पास उनका कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं होगा, हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे राजनेताओं ने ए.ओ. ह्यूम को एक सहारा, एक डंडे के रूप में यूज किया। यदि हम कोई भी बात कांग्रेस में करेंगे तो इसका प्रतिनिधित्व तो हम ए.ओ. ह्यूम को दे देंगे। ए.ओ. ह्यूम जाएगा डफरिन के पास, तो डफरिन का जो गुस्सा होगा इस पर फूटेगा, हमारे ऊपर नहीं फूटेगा। डफरिन ने क्या किया था कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे कोई भी, लेकिन ये हम दिखाएंगे कि हम भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई है। जब उग्रवादी लोग आएंगे, हम उनका शोषण करेंगे, तो हम दिखा देंगे कि हमारे साथ तुम्हारी पार्टी भी जुड़ी है जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तुम्हारे अपने लोग हैं, तो इनसे मिलिए पहले। तो वो लोग कांग्रेस को नष्ट कर देंगे। लेकिन हमारे राजनेताओं ने दिमाग लगाया, ए.ओ. ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में यूज करके ब्रिटिशर्स की नींव हिलाने की कोशिश की। तो दोनों तरफ का पक्ष मजबूत यहां पर दिख रहा है। आगे चल के ब्रिटिशर्स की मंशा पूरी तरह से फेल हो जाएगी, क्योंकि उस समय के हमारे बहुत ही समझदार और राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे। तो ए.ओ. ह्यूम ने सेफ्टी वाल्व के रूप में यूज किया, डफरिन ने सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस का यूज किया, और हमारे राजनेताओं ने ए.ओ. ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में यूज किया। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। चलिए, तड़ित चालक का सिद्धांत दिया किसने था? तो 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा तड़ित चालक का सिद्धांत दिया गया था, जो ए.ओ. ह्यूम पर लागू होता है। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। पहला अधिवेशन होता है, 57 के विद्रोह को रोकने की बात की जाती है। पूरा पर्पस क्या था, भूमिका क्या थी, मैंने इस वीडियो में आपको बताई। अब यहां पर आइए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहां पर लिखूंगा, क्योंकि इस तरह के डायरेक्ट आप लोगों को सेंटेंस दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि यह बात कांग्रेस के बारे में किसने कही थी।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह पूछा गया है, याद रखिएगा। अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, क्योंकि उस समय इसकी उपयोगिता समझ में नहीं आ रही थी लोगों को। ठीक, तो ये याद रखिएगा, सेंटेंस और व्यक्ति का नाम। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यदि हम वर्ष में एक बार में मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये किसके लिए कह रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक, तो ये सेंटेंस याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये सेंटेंस डायरेक्ट आते हैं डियर, आपके एग्जाम में मैच करने के लिए दे देगा। एक तरफ देगा कथन, एक तरफ देगा व्यक्ति का नाम, कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, मैच करिए। ठीक, तो व्यक्ति का नाम और उनके द्वारा दिए गए कथन याद रखिएगा। यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी के मेंस में इस तरह के एडजेक्टिव आते हैं कि एक तरफ कथन, एक तरफ व्यक्ति का नाम। तो कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? लॉर्ड हटाइए यहां से, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। वह का मतलब यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लगा रहा है। कौन? डफरिन। डफरिन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक, छोटे से व्यक्तियों का, कम व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, थोड़ी सी संख्या है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह ना सोचे कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यह डफरिन कहता है। सबसे महत्वपूर्ण कथन यह है जो यूपीएससी के पीसीएस में भी पूछा गया। यदि मेंस में आए, मेंस में आपको कांग्रेस के बारे में पूछा जाए तो आप ये कोटेशन भी वहां पर दे सकते हैं, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा आपसे। कर्जन कहता है कि कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह वक्तव्य कांग्रेस के बारे में किसने दिया था? कर्जन ने दिया था। यह वही व्यक्ति है जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था और उसका रीजन बताया था प्रशासन में असुविधा। कर्जन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आज हमने कांग्रेस की स्थापना करी है, यह समझा है कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, क्यों स्थापना की गई, इसके क्या क्या पर्पस थे, कैसे यह काम करता है। अब 3 चरणों में राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हम देखेंगे और वो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण 1947। 3 वीडियो आएंगे, तीनों में शानदार तरीके से आप लोगों को मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करता रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई कमी हो तो कमेंट करके बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।